हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। आरबीआई का क्या स्ट्रक्चर है, आरबीआई के क्या फंक्शंस हैं, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट्स कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए यूज़ होते हैं, आरबीआई की 5 सब्सिडरीज हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। ये वीडियो आपके आईबीपीएस एग्ज़ाम्स के लिए, एसबीआई या बाकी जो भी एग्ज़ाम्स हैं, इसके अलावा आरबीआई ग्रेड बी और नाबार्ड ग्रेड ए के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, ज़रूरत पड़े तो नोट्स बनाइएगा, अदरवाइज़ इसकी पीपीटी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्या क्या टॉपिक्स हम इसमें देखेंगे? आरबीआई का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे, शेड्यूल बैंक्स क्या होते हैं, नॉन शेड्यूल से क्यों अलग होते हैं वो देखेंगे, और आरबीआई की जो भी सब्सिडरीज हैं जैसे डीआईसीजीसी है, आरबीआई इनोवेशन हब है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मोटे मोटे तौर पे हमें क्या पता है? बैंक है इंडिया का सेंट्रल बैंक, जो कि नोट्स इशू करता है या हम बोले करेंसी इशू करता है, बैंकों को रेगुलेट करता है, बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। मोटे मोटे तौर पे ऊपर ऊपर से हम यही देखते हैं कि कोई भी अगर बैंक है तो उसे आरबीआई से अप्रूवल या टेक्निकल टर्म्स में बोले तो लाइसेंस मिलता है, तभी कोई एंटिटी बैंक कहलाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था, अप्रैल 1 1935। जब अप्रैल 1 1935 में ये बना था तो उस समय आरबीआई एक्ट था। 1934 में एक्ट आया था, उस एक्ट के बेसिस पे अप्रैल 1 1935 में आरबीआई बना। ये एक्ट क्यों आया था? क्योंकि जॉन हिल्टन यंग कमीशन आया था इंडिया में 1926 में। तो ब्रिटिशर्स ने एक कमीशन बुलाया था, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, क्योंकि इंडिया में उनके पास काफ़ी पैसा था, ब्रिटिशर्स के पास काफ़ी पैसा यहाँ से लेकर जाते थे, उनका बिजनेस चल रहा था। तो रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस आया था 1926 में, जिन्हें हम लोग जॉन हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि इंडिया में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे आरबीआई एक्ट आया 1934 में, और 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई इंडिया में एस्टैब्लिश हो गया। ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है, जिसे नेशनलाइज किया गया था 1949 में। तो आरबीआई जब बना इनिशियली एक प्राइवेट एंटिटी था, फिर 1948 में 1949 में इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद 1 जनवरी 1949 से इसे नेशनलाइज कर दिया गया। आज भी आरबीआई की जो पेड अप कैपिटल है वो 5 करोड़ रुपए है, जिसमें 5 लाख शेयर्स हैं 100 रुपए के। 100 रुपए के 5 लाख शेयर हैं, जो कि सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते इन शेयर में क्योंकि लिस्टेड नहीं है। सिर्फ ये इसकी पेड अप कैपिटल है 5 करोड़ रुपए। कब से है? जब से ये बैंक नेशनलाइज है तब से, 1949 से। आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस, जिसे हम लोग नॉर्मली हेड ऑफिस कहते हैं, आरबीआई की टर्म्स में वो हेड ऑफिस नहीं होता, सेंट्रल ऑफिस होता है। आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस मुंबई में है। यहाँ पे 1937 से है। इनिशियली जब 1935 में बना था तब कैलकाटा में था। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर वो थे सीडी देशमुख। श्री सीडी देशमुख आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे। आगे अगर हम आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड हैं। 4 लोकल बोर्ड मतलब आरबीआई का हायरार्की स्ट्रक्चर में लोकल बोर्ड्स कहलाते हैं, जो कि आरबीआई के 4 अलग अलग रीजन्स को देखता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। 4 लोकल बोर्ड के 4 ऑफिसेस, नॉर्थ वाला दिल्ली में, वेस्ट वाला मुंबई में, साउथ वाला चेन्नई में और ईस्ट वाला कोलकाता में। आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड, 4 ऑफिसेज उनके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जो कि करस्पॉन्डिंगली नॉर्थ वेस्ट साउथ और ईस्टर्न फ्रंट पर कंट्री में आरबीआई के बाकी सारे ऑफिसेज को और इंडिया की बाकी सारी इकोनॉमी को देखते हैं। आरबीआई के 31 रीजनल ऑफिसेज हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। यूजुअली इनका ऑफिस हर स्टेट में होता है, बट कुछ स्टेट में एक से ज़्यादा ऑफिसेज हैं, जैसे यूपी में एक ऑफिस लखनऊ में है, एक ऑफिस कानपुर में है। तो आरबीआई के हमारे पास 31 रीजनल ऑफिसेज हैं। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड पे 21 डायरेक्टर्स होते हैं। तो जो आरबीआई में सबसे एंट्री लेवल स्टाफ होता है वो क्लास 4 स्टाफ होता है, जिसको आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसीज आती हैं। उसके बाद आरबीआई असिस्टेंट आता है क्लास 3 लेवल पर। फिर जब असिस्टेंट प्रमोट होता है वो बनता है ग्रेड ए ऑफिसर।
उसके बाद ग्रेड बी ऑफिसर होता है, जो कि ऑलरेडी एक एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है आरबीआई का। इस तरह से जब ऊपर जाते हैं टॉप पे, तो सबसे ऊपर हम लोगों ने नाम सुना है गवर्नर सर का, जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। गवर्नर जी के ऊपर भी आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड होता है, जिसमें टोटल 21 डायरेक्टर्स होते हैं। गवर्नर इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट ओवरऑल जो आरबीआई को मैनेज करने का काम है दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। सेंट्रल बोर्ड में कौन लोग होते हैं? गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर, 4 लोग इन 4 लोकल बोर्ड से एक एक, 2 मेंबर आते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से और 10 मेंबर्स आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 21 लोग होते हैं, एक गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर, 4 लोकल बोर्ड, ये 9 लोग तो हो गए आरबीआई की तरफ से ही। फिर 2 लोग आएंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री से और 10 लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट उन्हें नॉमिनेट करता है कि उनकी तरफ से कौन आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जाएगा। आगे देखते हैं आरबीआई के क्या फंक्शंस हैं। आरबीआई के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस इसके क्या होते हैं? मॉनेटरी अथॉरिटी है इंडिया की, हम लोगों को पता है आरबीआई इज द सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फॉर्मुलेट करता है, इंप्लीमेंट करता है मॉनेटरी पॉलिसी को, किस लिए? इन्फ्लेशन, ग्रोथ और लिक्विडिटी के लिए, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ग्रोथ एंड लिक्विडिटी। मॉनेटरी पॉलिसी किस लिए बनती है? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ग्रोथ एंड लिक्विडिटी। और ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाता है? इन्फ्लेशन, ग्रोथ और लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए। इसके लिए आरबीआई अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है, जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ। ये अभी इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या होती हैं ये चीजें। तो ये आरबीआई की मॉनेटरी अथॉरिटी का रोल है। इशूअर ऑफ करेंसी, आरबीआई इंडिया में सोल अथॉरिटी है जो करेंसी नोट इशू करता है, एक्सेप्ट ₹1 नोट एंड कॉइन्स। ₹1 का जो नोट होता है ये आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, जो कॉइन्स आते हैं ये भी आते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू, मिंट से। नोट बनाने वाली कंपनीज या फिर जो इंडस्ट्री है वो होती है करेंसी प्रेस, करेंसी चेस्ट होती है बैंकों की, करेंसी प्रेस होती है जहां पे नोट प्रिंट होते हैं। कॉइन्स प्रिंट नहीं होते, कॉइन्स मिंट होते हैं। जो कॉइन बनाने का प्रोसेस है उसे कहते हैं मिंटिंग, मिंटिंग ऑफ कॉइन्स। मैं लिख देता हूं MINTING, मेरी राइटिंग ऐसे ही है, टॉलरेट करना। मिंटिंग ऑफ कॉइन्स होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फंक्शन है, ये फंक्शन आरबीआई का नहीं होता है। ओके, आगे देखते हैं इसी में हम लोग। एंश्योर्स करेंसी मैनेजमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल्ड एंड काउंटरफीट कंट्रोल। आरबीआई करेंसी मैनेजमेंट भी करता है, जो मार्केट में कटे पटे पुराने नोट होते हैं उन्हें बदलना, उनका रिप्लेसमेंट कराना, ये आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो नकली नोट है उन्हें पकड़ना, उन्हें डिस्ट्रॉय करना भी आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाउएवर आरबीआई ने ऐसे कुछ फंक्शंस बैंकों को दे रखे हैं। अगर आपका कोई भी कटा पटा नोट है तो किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके आप उसे चेंज करा सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद द नोट रिफंड रूल्स ऑफ आरबीआई। बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये भी आरबीआई का फंक्शन है। आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का पब्लिक डेट और उनके बोरिंग प्रोग्राम मैनेज करता है, उनके अकाउंट्स मैनेज करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर अचानक से पैसा चाहिए होता है तो आरबीआई इस चीज़ को इंश्योर करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंचे या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंचे। कैसे पहुंचेगा उसको हम लोग आगे एक मनी मार्केट नाम का टॉपिक आएगा उसके थ्रू देखेंगे, बट फिलहाल बैंकर टू द गवर्नमेंट आरबीआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वेज एंड मीन एडवांसेस होते हैं, WMA। ये एक टूल होता है जिसे मनी मार्केट में देखेंगे, मनी मार्केट वाले वीडियो में। ये अगर कोई टेम्पररी रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट को पैसे की तो WMAs के थ्रू गवर्नमेंट वो पैसा ले लेती है आरबीआई से। बैंकर्स बैंक, जैसे आरबीआई गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है ऐसे ही बैंकों को भी सपोर्ट करता है। बैंकों का सीआरआर डिपॉजिट्स आरबीआई मेंटेन करता है कॉमर्शियल बैंक्स का। यहाँ पे वर्ड है कॉमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं और सारे कोऑपरेटिव बैंक्स का पैसा आरबीआई के पास नहीं होता है। कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स पब्लिक सेक्टर बैंक के पास अपना पैसा रखते हैं सीआरआर मेंटेन करने के लिए। आरबीआई एक्ट एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट फैसिलिटी। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट फैसिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है, मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है आरबीआई की, कि कभी भी अगर बैंक को अचानक से पैसे की जरूरत पड़ती है तो बैंक पैसा कहाँ से लेगा? बैंक कभी भी आरबीआई से पैसा ले सकता है जब भी उसे जरूरत पड़ती है। फ्री में नहीं देगा, ऑब्वियस सी बात है कि कुछ सिक्योरिटी रखेगा, बट पैसा मिल जाएगा बैंक को।
आरबीआई सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है बैंकों को अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो भी कोई एंटिटी बैंक बनता है उसे लाइसेंस मिलता है बीआर एक्ट 1949 में। उसी बीआर एक्ट के अंदर आरबीआई को यह पावर दी गई है कि आरबीआई किसी भी बैंक को कभी भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अंडर सुपरवाइज कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। डेवलपमेंटल और प्रमोशनल फंक्शंस करता है आरबीआई कुछ, जैसे आरबीआई ने इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नेटवर्क बनाया है, जिसमें नाबार्ड आता है, एक्सिम बैंक आता है, नेशनल हाउसिंग बैंक आता है, सिडबी आता है। तो ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नेटवर्क्स बनाए आरबीआई ने, इन्हें प्रमोट करता है, आरबीआई ने इनमें फंडिंग करी है। कभी ये आरबीआई के डिपार्टमेंट हुआ करते थे, अब ये एक फुल फ्लेज्ड एंटिटी हो गई हैं विद द हेल्प ऑफ आरबीआई। डेवलपमेंट ऑफ मनी एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे कि मनी मार्केट आरबीआई कैसे डेवलप करता है, आरबीआई का उसमें क्या रोल है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है। ये आरबीआई ग्रेड बी की पीडीएफ्स में भी है, इसका वीडियो भी ऑलमोस्ट चैनल पर अपलोडेड है। प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल लिटरेसी, पेमेंट इनोवेशन, यूपीआई, बीबीपीएस हमारा भारत बिल पेमेंट सिस्टम, इन सब चीज़ों को प्रमोट करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक्टिविटीज़ को देखना, कराना, ये आरबीआई का काम है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आरबीआई का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। आरबीआई कॉन्सेप्ट लेकर आया था, इस पर एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा मैं आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। इंटरव्यूज़ के लिए, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए, ग्रेड बी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएसएल। सपोर्ट ये आ ही गया पीएसएल का नाम, आरबीआई सपोर्ट्स प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एंड एमएसएमई फाइनेंसिंग। एमएसएमई को भी फाइनेंस पहुंचाना होता है, तभी कोई छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बूम कर पाएंगी, ग्रो कर पाएंगी, तो वो काम भी आरबीआई का है। आरबीआई उसको एक रोल की तरह मैनेज करता है कि ऐसा होता रहे। आगे देखते हैं, एक आरबीआई ने एक नया फंक्शन भी है काफी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल एजुकेशन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन थ्रू कैंपेन्स एंड हेल्पलाइंस। फाइनेंशियल एजुकेशन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जैसे जैसे हमारे डिजिटल फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के पास मैसेज आते होंगे आरबीआई से नाम से, आरबीआई SAY या SE आरबीआई से, आरबीआई की कैंपेन है आरबीआई से नाम की, मैसेजेस आते हैं कि हमें कहीं पे ओटीपी शेयर नहीं करना है। अब डिजिटल अरेस्ट के लिए अवेयरनेस के मैसेजेस आ रहे हैं आरबीआई के। तो ये फाइनेंशियल एजुकेशन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी आरबीआई के बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल या प्रमोशनल फंक्शन का पार्ट है। अगला देखते हैं टॉपिक क्या है हमारा, सुपरवाइजरी एंड रेगुलेटरी फंक्शन। जैसा कि हमने अभी देखा था, बीआर एक्ट में आरबीआई को पावर दी गई है कि आरबीआई बैंकों का इंस्पेक्शन कर सकता है, बैंकों को सुपरवाइज करता है, उन्हें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देता है। बैंक के लिए जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस है वो रेगुलेटरी फंक्शन होता है, लाइसेंस करता है, रेगुलेट करता है बैंकों को, एनबीएफसीज को, कोऑपरेटिव बैंक्स को, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को। सिर्फ बैंकों तक लिमिटेड नहीं है, जो एनबीएफसीज आपको लोन दे रही हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक्स आपको लोन दे रहे हैं, या जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स है, जैसे अगर आप फोन पे का वॉलेट यूज़ कर रहे हैं, फोन पे ऐप यूपीआई के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप पेटीएम यूज़ कर रहे हैं, जैसे पीछे हमने न्यूज़ में पढ़ा था अभी 1-1.5 साल पहले कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रेस्ट्रिक्शन लगी है। ये सारा काम आरबीआई देखता है। ऑन साइट ऑफ साइट सुपरविजन होता है थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन। आरबीआई में एक डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन है जिसका काम है ऑन साइट सुपरविजन, मतलब बैंकों में जाकर उनके अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना। ऑफ साइट सुपरविजन, आरबीआई बैंकों से डेटा लेता है, उस डेटा बेसिस पे बैंकों की एनालिसिस करता है, बैंकों की फाइनेंशियल हेल्थ को देखता है, बैंकों को मॉनिटर करता है, बैंक में डिपॉजिट बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, उसका कंट्री पे धीरे धीरे क्या इफेक्ट आ रहा है। वो सारा काम आरबीआई के सुपरवाइजरी और रेगुलेटरी फंक्शंस का पार्ट होता है। आरबीआई इश्यूज प्रूडेंशियल नॉर्म्स, करार, एनपीए क्लासिफिकेशन। ओके, इसमें ये छोटा सा एरर है, ये करार 8% जो लिखा हुआ है, ये आप प्लीज़ इसे काउंट मत करिए, कुछ नहीं है, मिनिमम करार चेंज हो चुका है। तो आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स इशू करता है, जैसे बैंकों को CRAR कितना रखना है, एनपीए क्लासिफिकेशन कैसे करना है, बेसल 3 नॉर्म्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है। इसको हम लोग आगे के वीडियोज़ में देखेंगे कैपिटल एडुकेसी वगैरह के अंदर। फिलहाल आप याद रखिए कि आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स इशू करता है बैंकों को। प्रूडेंशियल नॉर्म्स के अंदर CRAR एक टर्म है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है। एनपीए क्लासिफिकेशन देखता है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाता है आरबीआई, जैसे कि मैंने भी बोला हम पीसीए के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो वो पीसीए जो होता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, जब किसी बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ वीक होने लगती है, यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है खासतौर से वीक बैंक्स, जब किसी बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ वीक होने लगती है तो आरबीआई कुछ एक्शन लेता है उस बैंक पर, वो सुपरवाइजरी रेगुलेटरी फंक्शन का पार्ट होता है। और इसी एक्शन को लेना है नहीं लेना है,
ये चीज इस ऑन साइट ऑफ साइट सुपरविजन के थ्रू आती है। आरबीआई केवाईसी एएमएल कंप्लायंस देखता है, साइबर सिक्योरिटी को भी देखता है और फिट एंड प्रॉपर नॉर्म्स देता है डायरेक्टर्स के लिए। फिट एंड प्रॉपर नॉर्म्स डायरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जो बैंकों के डायरेक्टर हैं वही एक तरह से बैंकों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन या बैंकों की इंटरनल पॉलिसीज बना रहे हैं। अगर वही लोग सही नहीं होंगे तो बैंक सही से काम नहीं कर पाएगा। तो ये सारा काम आरबीआई का सुपरवाइजरी रेगुलेटरी फंक्शन है। आगे मॉनेटरी पॉलिसी, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आरबीआई का एज अ सेंट्रल बैंक, जहां पे हमने मॉनेटरी अथॉरिटी की बात करी थी कि आरबीआई मॉनेटरी अथॉरिटी है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई कैसे बनाता है? इसके लिए साल 2016 में एमपीसी का गठन किया गया था। एमपीसी होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसका गठन हुआ था या जिसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था साल 2016 में सबसे पहली बार। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी आरबीआई में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमने पीछे क्या पढ़ा था? पीछे हमने पढ़ा था ग्रोथ, इन्फ्लेशन, ये चीजें पढ़ी थी। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है मॉनेटरी पॉलिसी का टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी while keeping in mind the objective of growth. Price stability is necessary precondition to sustainable growth. मतलब हमें इन्फ्लेशन भी चाहिए, बट हमें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए। प्राइस को स्टेबल भी हमें रखना होगा। अगर प्राइस सिर्फ कम रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं, तो ग्रो नहीं कर पाएंगे। प्राइस हमें बढ़ाना भी है, बट थोड़े सा थोड़ा करके बढ़ाना है एक पर्टिकुलर लिमिट में। कितना बढ़ाना है वो काम मॉनेटरी पॉलिसी का होता, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का होता है। कैसे बढ़ाना है उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा 4% सीपीआई इन्फ्लेशन, 4% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा। ये हमारा टारगेट था अगस्त 5 2016 से मार्च 31 2021 तक। फिलहाल यही टारगेट हमारा 2026 तक है। नेक्स्ट टारगेट भी यही है हमारा 2026 तक का। तो 5 अगस्त 2016 को आया कि हमारा जो अपर टॉलरेंस लिमिट है, अपर टॉलरेंस लिमिट मतलब ये 4% तो हमारा है ही, प्लस माइनस 2 है। हमारा इन्फ्लेशन 2% से 6% के बीच में हो सकता है। मतलब हमने 4% फिक्स नहीं रखा है, हमने उसमें टॉलरेंस दिया है। ये हमारा फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन कहलाता है। इन्फ्लेशन टारगेट है हमारा 4%, बट 2% कम या ज़्यादा उसमें हो सकता है। मार्च 31 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये जो मैंने भी आपको चीज़ बताई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर से इसी को ही आगे बढ़ा दिया है 2026 तक के लिए। अगले 5 साल मतलब 2026 मार्च 31 तक इन्फ्लेशन टारगेट हमारा यही 4% प्लस माइनस 2% का रहेगा। इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट होगी, उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे पास, जैसे कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? ये एक अमाउंट होता है जो बैंक आरबीआई के पास रखता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। किसका? बैंकों की एनडीटीएल का। एनडीटीएल एक टर्म होती है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। थोड़ी राइटिंग ऐसी है बट हाँ, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। जो भी बैंकों की एनडीटीएल या नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज होती है, उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज आरबीआई के पास उसे कैश की फॉर्म में रखना होता है। जो हमने पीछे देखा था कि सीआरआर अकाउंट आरबीआई मैनेज करता है, यही वो अकाउंट होता है। किस फॉर्म में रहेगा? कैश की फॉर्म में। जैसे हम बैंकों में पैसा जमा करते हैं, बैंक अपने सीआरआर वाले अकाउंट में या फिर आरबीआई में करंट अकाउंट ओपन करके उसमें पैसा जमा कराते हैं, बट इस पैसे पर आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है बैंकों को। सीआरआर का जो मेंटेनेंस है ये सेक्शन 42(1) ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में है। तो मतलब बैंकों को सीआरआर तो रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, एक्ट के अंदर लिखा है, या बोले तो देश के एक कानून के अंदर लिखा हुआ है जो बैंकों को मानना पड़ेगा। सेक्शन 42(1). सीआरआर डेली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। पिछले 15 दिन की, आज से पिछले 15 दिन की जो पोजीशन होगी, उस पोजीशन की एनडीटीएल के हिसाब से मैं आज अपना सीआरआर या फिर आने वाला टर्म एसएलआर मेंटेन करके रखूंगा। आरबीआई सीआरआर पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता है। सीआरआर की कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है। ये 2007 में अमेंड किया गया था दोबारा से। पहले कभी 1991 में अमेंड हुआ था, लेटेस्ट अमेंडमेंट इसमें 2007 में हुआ, जिसके अंदर बोला गया कि सीआरआर की कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट नहीं है। हाउएवर, एक बहुत बड़ा हाउएवर आ जाता है,
जब 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब एक टर्म आया था इंक्रीमेंटल सीआरआर। इंक्रीमेंटल सीआरआर की वैल्यू 100% थी तब। ड्यूरिंग डीमोनेटाइजेशन इंक्रीमेंटल सीआरआर वाज 100%। अगला हमारे पास आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या फिर इसे हम एसएलआर बोलते हैं। ये वो अमाउंट होता है जो बैंक को अपने पास रखना होता है। बैंक इसे अपने पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में रख सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हमने एक टर्म लिखा हुआ है अनएनकम्बर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसका मतलब होता है कि ऐसा ना हो कि बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो हैं बट उसने वो ऑलरेडी कहीं पे गिरवी रख के लोन ली हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लो गोल्ड है, आपने वो गोल्ड बैंक में रख के उस गोल्ड पे लोन लिया हुआ है, तो क्या वो गोल्ड आपका है? जब तक आप लोन नहीं चुका देते तब तक वो गोल्ड आपका नहीं है। तो ऐसे ही जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करते हैं उसमें टर्म होती है अनएनकम्बर्ड, कि वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो किसी भी पोजेशन से फ्री होनी चाहिए बैंक के पास, बैंक का ही उस पर पोजेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बैंक ने कहीं और से लोन ले रखा हो उस पर। तो अनएनकम्बर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश या गोल्ड की फॉर्म में बैंक को ये अमाउंट रखना होता है। अब ये परसेंटेज कितना है, 4% है, 3.5% है सीआरआर का, या एसएलआर का 18 18.5% है, ये हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है और ये परसेंटेजेस कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो जब भी हमारा एग्जाम होगा उस समय जो भी लेटेस्ट रेट्स होंगे सीआरआर के, एसएलआर के या आगे आने वाले मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स के, हम उस समय के रेट्स को ध्यान रखेंगे अपने एग्जाम के लिए। ये भी एनडीटीएल में डेली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है और ये डिफाइन किया गया है बीआर एक्ट के अंदर, सेक्शन 24 ऑफ बीआर एक्ट। एनडीटीएल सॉरी एसएलआर सेक्शन 24 ऑफ बीआर एक्ट में। तो देखिए सीआरआर जो था वो सेक्शन 42(1) एक्ट जो था आरबीआई का, सेक्शन 42 सब सेक्शन 1 उसमें डिफाइन था। एसएलआर बीआर एक्ट के सेक्शन 24 के अंदर डिफाइन किया जाता है। इसकी कोई मिनिमम लिमिट नहीं है बट इसकी एक मैक्सिमम लिमिट है। अब यहाँ पे आप सीआरआर और एसएलआर को अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करो तो एक शॉर्ट रिकैप में देखें, सीआरआर सिर्फ कैश की फॉर्म में होता है, एसएलआर कैश, गोल्ड और अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज दोनों में जा सकता है। सीआरआर आरबीआई एक्ट के सेक्शन 42(1) में डिफाइंड है, एसएलआर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 24 में डिफाइंड है। सीआरआर की कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। एसएलआर की कोई मिनिमम लिमिट नहीं है बट मैक्सिमम लिमिट है 40%। ये दो स्टैट्यूटरी रेशियोज या फिर लिक्विडिटी रेशियोज कहलाते हैं। आगे अगली टर्म हमारे पास आती है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? ये एक फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर आरबीआई बैंकों को ओवरनाइट लिक्विडिटी देती है। बैंकों को अगर मान लीजिए बैंकों ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लोन दे दिया और कोई कस्टमर आ जाता है पैसा लेने के लिए, तो बैंक को पैसा कहाँ से मिलेगा अचानक से? तो बैंक आरबीआई से पैसा ले सकता है। इसे कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। आरबीआई की एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है जिसके अंदर आरबीआई बैंकों को रेपो रेट पर ओवरनाइट लिक्विडिटी दे सकता है। अगली चीज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? यहां पर आरबीआई को अगर बैंकों से पैसा लेना हो किसी भी वजह से, क्यों वो भी हम आगे पढ़ेंगे क्यों, आरबीआई बैंकों से पैसा ले सकता है ना, और बैंकों को उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये चार चीजें हमने पढ़ी हैं अभी तक, हमने यहाँ पे चार चीजें क्या क्या पढ़ी हैं? सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। इन चार चीजों में अब जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिख रहे हैं तो लिखने की नीड नहीं है, सिर्फ एक कहानी समझ के सुन लीजिए। ये चारों चीजें मॉनेटरी पॉलिसी के सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। कैसे करता है इन्फ्लेशन कंट्रोल? अब आप देखिए, इन्फ्लेशन क्या है? मार्केट में पैसा ज्यादा है, मार्केट से मतलब हम सब लोगों के पास में है ना, वो पैसा मार्केट में शॉपिंग में सप्लाई में घूम रहा है। आरबीआई चाहता है कि ये इन्फ्लेशन अगर हमें कम करना है तो मार्केट से पैसा कम करना पड़ेगा। मार्केट से पैसा कैसे होगा? जब वो पैसा बैंकिंग सिस्टम के अंदर लॉक हो जाएगा। तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई रिवर्स रेपो रेट का रेट बढ़ा देगा। अब मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया, आज ऐसे समझ लीजिए कि बैंक 3% रिवर्स रेपो रेट पे अर्न करता है, ठीक है। आरबीआई ने बोला कि रिवर्स रेपो रेट 4% हो गया। बैंक बाहर लोन देता है किसी को 6%, 7%, 8% पर,
उसमें बैंक को रिस्क होता है कि वो बैंक को लोन मिलेगा वापस नहीं मिलेगा। बट रिवर्स रेपो रेट पे अगर वो आरबीआई के पास जमा करेगा तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई तो बैंक को पैसा देगा ही देगा ना, वो तो बैंक का श्योर शॉट है कि पैसा मिल जाएगा। तो बैंक कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा करा देता है। अब वो जितना भी पैसा जमा हो रहा है, मान लीजिए 18,000 करोड़ रुपए एक बार का रिवर्स रेपो रेट में जमा हो गया, तो वो उतना बड़ा अमाउंट मार्केट की लिक्विडिटी से कम हो जाएगा। वो पैसा मार्केट में लोन्स में ना जाके, लोगों के पास ना जाकर आरबीआई के पास चला गया। जब वो पैसा मार्केट से कम हो गया तो आप लोगों के पास से भी पैसा कम हो गया। आप लोगों के पास से जब पैसा कम हो गया तो आप लोग कम खर्च करोगे। और यहाँ पे आप लोगों के पास पैसा कम होने का मतलब ये नहीं कि पॉकेट से किसी ने ले लिया। जो लोन अवेल करते हैं, बेसिकली मार्केट में लोन कम किया जाता है, ऐसे में लोन कम कर देंगे तो लोन कम खर्च होगा, तो मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। इस तरह से रिवर्स रेपो रेट से आरबीआई इन्फ्लेशन कम करता है। ऐसे ही एसएलआर, आरबीआई अगर एसएलआर का रेट बढ़ा देगा, एसएलआर मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपए हैं, आज एसएलआर का रेट 18% है, आरबीआई ने बोला कि एसएलआर 19% करना है, तो वो जो 1 रुपया बैंक का मार्केट में जा रहा था वो आरबीआई के पास जाएगा, मार्केट में जाने वाला पैसा कम हो जाएगा। सीआरआर, सीआरआर भी ऐसे ही एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। आज अगर सीआरआर 3.5% है या 4% है, आरबीआई ने बोला कि आधा % और बढ़ा दो, तो वो पैसा भी मार्केट से हट जाएगा। इसका रिवर्स हो जाएगा जब आरबीआई चाहेगा कि मार्केट में इन्फ्लेशन कम है, इन्फ्लेशन हमें थोड़ा सा बढ़ाना है। मान लीजिए इन्फ्लेशन 2.5% है, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों में डिपॉजिट बढ़े और वो डिपॉजिट मार्केट में लोन की फॉर्म में जाए। अभी जैसे बीच में हमारे डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे थे, राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो कहा था हम लोगों ने उसे, वो क्यों कहा था, क्योंकि उस समय आरबीआई ने रेट्स मॉनेटरी पॉलिसी के इस तरह से करे थे कि बैंकों को ज़्यादा पैसा चाहिए था डिपॉजिट्स पर। बैंक चाहते थे कि ज़्यादा डिपॉजिट्स आए तो उससे ज़्यादा लोन जाएगा, ज़्यादा लोन जाएगा तो मार्केट में वो पैसा जाएगा। तो हम लोग जो कहते हैं कि मार्केट में मंदी है, मंदी कम होने लगती है, मार्केट में मनी सप्लाई फ्लो करने लगती है। तो इन चीज़ों को कम या ज़्यादा करके आरबीआई मार्केट में मॉनेटरी सप्लाई या मार्केट की लिक्विडिटी को कम या ज़्यादा करता है। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। अगर नहीं आई या कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं इंडिविजुअली आपको कमेंट पे रिप्लाई कर दूंगा इसका। अब आगे देखते हैं बैंक रेट। बैंक रेट आरबीआई एक्ट के सेक्शन 49 में डिफाइन किया गया है। बैंक रेट को अगर बैंकों को अगर 90 दिनों से ज़्यादा के लिए लोन लेना होता है किसी भी वजह से आरबीआई से, तो बैंक रेट पर लोन लेता है। अदरवाइज अगर 90 दिनों से कम के लिए चाहिए तो वो तो उस पर ले लेगा, ओवरनाइट तो रेपो रेट पे, रिवर्स रेपो रेट पर चलता है। बट अगर 90 दिनों से ज़्यादा के लिए चाहिए होता है उसके लिए बैंक रेट होता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ, एक नया कॉन्सेप्ट आया था कुछ टाइम पहले। इसमें क्या था, जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो ओवरनाइट मनी लेते हैं आरबीआई से, तो 90 दिनों तक तो आपको रेपो में मिल जाएगा। एमएसएफ में वो क्या करते हैं, वो रेपो पर नहीं लेते हैं, वो एमएसएफ में अलग से लोन लेते हैं। कुछ टाइम पहले ही ये कॉन्सेप्ट आया था, अभी पीछे कुछ साल में। सिर्फ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स की बात हो रही है, तो मतलब यहाँ पे हम कोऑपरेटिव बैंक्स की बात नहीं कर रहे हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो शेड्यूल्ड वर्ल्ड है, शेड्यूल्ड वर्ल्ड में यही सबसे बड़ी फैसिलिटी है कि एमएसएफ पे लोन मिलता है आरबीआई से। कितना मिलता है, मिनिमम 1 करोड़ या फिर उसके मल्टीपल में, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, इसके एनडीटीएल का 2% मैक्सिमम वैल्यू होती है एमएसएफ की। तो एमएसएफ की बकेट कितनी हो गई, 1 करोड़ टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2% ऑफ एनडीटीएल इन द मल्टीपल ऑफ 1 करोड़। बैंक इसके अंदर क्या करता है, बैंक कैन यूज सिक्योरिटीज यूज्ड इन द एसएलआर एज मॉर्गेज व्हाइल टेकिंग दिस लोन, हाउएवर फॉर रेपो रेट लोन्स बैंक कैन नॉट यूज एसएलआर सिक्योरिटीज। तो जब रेपो रेट पे बैंक लोन लेता है, तो यहाँ पे ये फर्क समझिएगा, जब रेपो रेट पे बैंक लोन ले रहा है उस समय अगर उसने एसएलआर वाली सिक्योरिटीज रख दी आरबीआई के पास गिरवी, तो वो अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज नहीं रहेंगी। बट यहां पर क्या है, एमएसएफ के अंदर अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज ही रहेंगी अगर उसने लोन ले लिया तो, क्योंकि सिर्फ एक रात की बात होती है ना, सिर्फ ओवरनाइट लोन होता है ये वाला। और इसीलिए शेड्यूल्ड वर्ल्ड जो है कॉमर्शियल बैंक्स के साथ में वो मैटर करता है। आगे आते हैं आरबीआई के ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लिक्विडिटी सप्लाई के लिए होता है, बट मार्केट में मनी सप्लाई कम या ज्यादा करने का इसका काम होता है आरबीआई का। ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर कंडक्टेड बाय आरबीआई बाय वे ऑफ सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू एडजस्ट मनी सप्लाई कंडीशन। मान लीजिए आरबीआई चाहता है कि मार्केट में 50,000 करोड़ रुपए कम करने हैं,
आरबीआई क्या करेगा, 50,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में लॉन्च कर देगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन खरीदता है, बैंक्स खरीदते हैं, एनबीएफसीज खरीदती हैं, है ना। तो अब वो जो 50,000 करोड़ रुपए हुआ वो मार्केट में ना जाके गवर्नमेंट के पास चला जाएगा थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आरबीआई इन कामों को इंश्योर करता है, आरबीआई ये पूरा ऑपरेशंस देखता है इनका। पैसा सरकार का, सरकार को मिलेगा, सरकार के पास से वापस बैंकों को या एनबीएफसीज को मिल जाएगा। बट ये काम किसका है कराने का, आरबीआई का। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू अगर आरबीआई को मार्केट से लिक्विडिटी खींचनी है या सक करनी है तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्लोट करेगा, बैंक एनबीएफसी वो खरीद लेंगे और आरबीआई के थ्रू सरकार के पास पैसा आ जाएगा। यही अगर आरबीआई चाहता है कि मार्केट में पैसा आ जाए तो मार्केट में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं आरबीआई उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेगा और मार्केट में लिक्विडिटी आ जाएगी। तो ये डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है एक तरह से लिक्विडिटी को डायरेक्टली मार्केट में फ्लोट या मार्केट से एब्जॉर्ब करने के लिए। जो रिवर्स रेपो रेट था, सीआरआर, एसएलआर था, वो इनडायरेक्ट थे, वो डायरेक्ट लिक्विडिटी को नहीं करते थे, वो सिर्फ बैंकों को एक ऑप्शन देते थे दूसरे इन्वेस्टमेंट्स का या फिर दूसरी जगह पैसा रखने का। बट यहां पर डायरेक्ट मार्केट के अंदर पैसा का एब्जॉर्प्शन या मार्केट के अंदर पैसा डालने का काम हो रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू। आरबीआई सेल्स जीसेक टू सक आउट लिक्विडिटी फ्रॉम द सिस्टम एंड बाइज बैक टू इन्फ्यूज द लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम, जो भी हम लोगों ने सुना था। The operations are often conducted on day-to-day basis in a manner that balances inflation while helping banks to continue to lend. Sorry, ये लैंड की जो स्पेलिंग है, दिस इज नॉट LAND लैंड, जमीन वाला नहीं है, ये LEND है, जो पैसा दे रहे हैं। मतलब आरबीआई ये इंश्योर करता है कि बैंकों के पास जो सरप्लस मनी है वो सिस्टम के अंदर, सिस्टम से हटके आरबीआई के पास आ भी जाए। बट ऐसा भी ना हो कि बैंक किसी को लोन ही ना दे पाए, क्योंकि लोन सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी को भी लोन दे दो या किसी को भी नहीं देना, लोन तो देना ही देना है, वो तो बैंकों का प्राइमरी फंक्शन है ना, और लोगों की रिक्वायरमेंट भी है। बट बहुत से लोग जो फालतू लोन लेते रहते हैं कि अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए एक लोन और ले लिया, बिजनेस के लिए और लोन ले लिया, वो फॉर द टाइमिंग चीजें रुक जाती हैं। आरबीआई यूजेस ओपन मार्केट ऑपरेशंस विद अदर मॉनेटरी पॉलिसीज टू एडजस्ट द क्वांटम एंड प्राइस ऑफ द मनी इन द सिस्टम। क्वांटम एंड प्राइस ऑफ द मनी मतलब कि एक तो इन्फ्लेशन की वैल्यू, दूसरा कितनी कितनी लिक्विडिटी है मार्केट में। जैसे आरबीआई को अगर 50,000 करोड़ रुपए मार्केट से कम करने हैं या 50,000 करोड़ रुपए मार्केट में डालने हैं, ये सिर्फ एक एग्जांपल है 50,000 करोड़ अमाउंट जो मैंने बोला है, बट हाँ अमाउंट ऐसे ही इतना बड़ा होता है। और जो पैसा आरबीआई रेज करता है यहाँ से वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। गवर्नमेंट से हमारा मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला देखते हैं हम लोग एमएसएस, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ये साल 2004 के आसपास आई थी इंडिया में, हाँ 2004 में ही आई थी। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2004। इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉरेक्स मार्केट का भी पार्ट होता है ये, मनी मार्केट, मतलब ये सब कुछ यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट लिंक होने लगते हैं। आरबीआई क्या करता है, जो एक्सेस लिक्विडिटी होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करने पर, इट इज यूज्ड बाय द, सॉरी ये अस नहीं है, दिस इज it is used by the RBI to withdraw excess liquidity by selling government securities in the system. RBI ने सिक्योरिटी सेल करके लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर ली, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस में करा था वैसे ही कर रहा है, बट एम जो आता है आगे चल के वो डिफर करेगा, अभी हम देखते हैं कैसे। टू कैरी आउट एमएसएस द गवर्नमेंट लैंड इट्स बॉन्ड और सिक्योरिटीज टू द आरबीआई। अभी तक क्या था, वो पैसा बाहर जा रहा था, अब वो जो सिक्योरिटी थी वो बाहर जा रही थी, अब वो सिक्योरिटीज यहाँ पे फिलहाल आरबीआई के पास आ गई हैं। इन दिस वे आरबीआई बिकम डेटर टू द गवर्नमेंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एमएसएस। ठीक है, यहाँ पे आरबीआई डेटर बन रहा है गवर्नमेंट का, वहां पीछे ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई गवर्नमेंट का डेटर नहीं था, यहाँ पर आरबीआई डेटर बन रहा है कितना, जितना उसने एमएसएस करा। अब जो अमाउंट होगा वो एक एमएसएस अकाउंट अलग बन जाता है। ऐसे मान लीजिए कि ये एक डिब्बा है, डिब्बे के अंदर पैसा चला गया। पीछे वाले केस में क्या हुआ था, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में वो पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा था, यहां पर वो पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं गया, यहां पर पैसा एमएसएस अकाउंट्स में गया। आरबीआई के पास अभी भी उधारी है सरकार की, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई के पास कोई उधारी नहीं थी, पैसा सरकार के पास जा रहा था। सरकार की सिक्योरिटीज आई, आरबीआई ने बेच दी, पैसा सरकार को दे दिया, बात खत्म। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में क्या हो रहा है, यहां पे वो सिक्योरिटीज आरबीआई के पास आई, आरबीआई ने सिक्योरिटीज मार्केट में डाल के पैसा लिया,
बट वो पैसा लेके सरकार को नहीं दिया, वो एक डिब्बा जिसका नाम एमएसएस अकाउंट है उस डिब्बे में बंद कर दिया। अब सरकार ने तो सिक्योरिटीज आरबीआई को दे दी, आरबीआई ने पैसा नहीं दिया, तो आरबीआई सरकार के कर्जे में आ गया यहाँ पर। तो यही है कि इन दिस वे आरबीआई बिकम डेटर टू द गवर्नमेंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एमएसएस। इंटरव्यू में आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस और एमएसएस में क्या फर्क है। यही सबसे बड़ा फर्क है। एमएसएस में आरबीआई डेटर बन जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में नहीं होता। ओपन मार्केट ऑपरेशन का पैसा सरकार के पास जाता है, बट एमएसएस का पैसा एमएसएस अकाउंट में जाता है। और एमएसएस जो हुआ था मेनली फॉरेन करेंसीज के लिए हुआ था अदर देन सिक्योरिटीज। जो इनिशियली इंप्लीमेंट हुआ था 2004 में, जब एफडीआई बहुत ज़्यादा इंडिया में आने लगा था, नया नया आईटी सेक्टर के रिफॉर्म्स आने शुरू हुए थे 2002, 3, 4 में। एसईजेड का कॉन्सेप्ट आया था, यहाँ एनसीआर में नोएडा, गुड़गांव जैसी सिटीज़ बनने लगी थी, बेंगलुरु एक आईटी कैपिटल की तरह बनने लगा था। उस समय एफडीआई का इतना फ्लो हो गया था कि वो फॉरेन करेंसीज को एब्जॉर्ब करना था, वरना इंडियन रूपी की वैल्यू खत्म होती जा रही थी। तो उसके लिए एमएसएस का कॉन्सेप्ट आया था। एमएसएस के अंदर जो लिमिट है ये 6 लाख करोड़ की है। तो 50,000 करोड़ जो मैंने बोला था वो तो छोटा सा अमाउंट हुआ। एमएसएस की लिमिट 6 लाख करोड़ है डिमोनेटाइजेशन के बाद से। पहले की लिमिट हमें मैटर नहीं करती, मैंने आरबीआई की वेबसाइट पर सर्च करने की भी कोशिश नहीं की। बट हाँ, अभी इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकते हैं, अगर आपने ओपन मार्केट ऑपरेशन या एमएसएस बोलते हैं वहाँ पे आप किसी भी चीज़ पर पूछ सकते हैं कि एमएसएस की लिमिट कितनी है। 6 लाख करोड़ रुपए डिमोनेटाइजेशन के बाद से। अब आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है। सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई। अब याद कीजिए हमने जब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात कर रहे थे तो बार बार एक टर्म में फोकस कर रहा था, शेड्यूल। तो आरबीआई एक्ट का जो सेक्शन 2 सब सेक्शन ई है, सेक्शन 2 सब सेक्शन ई ऑफ आरबीआई एक्ट, ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो भी आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल के अंदर आ रहा है वो शेड्यूल बैंक है। सिर्फ इतनी सी चीज है, जो भी बैंक आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में आ रहा है वो एक शेड्यूल बैंक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सेकेंड पॉइंट, शेड्यूल बैंक शुड सेटिस्फाई द कंडीशन। क्या कंडीशन है? जो पेड अप कैपिटल और रिजर्व रिक्वायरमेंट है वो 5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए बैंक की। मतलब बैंक की पेड अप कैपिटल और रिजर्व जो है मिनिमम 5 लाख होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो बैंक के अफेयर्स हैं, है ना, अफेयर्स जो हैं वो डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि बैंक अपने लिए काम करे और डिपॉजिटर्स के ना सोचे, क्योंकि बैंक कब चल रहा है? जब डिपॉजिटर ने पैसा बैंक में दिया हुआ है। अगर बैंक अपनी मर्जी से किसी को भी, अपने दोस्तों को मान लो लोन बांटता रहे और वो पैसा वहां से लोन में ना आए और फिर कल को बैंक बोले जी मैं तो बर्बाद हो गया, डिपॉजिटर का पैसा खत्म हो जाएगा, उसमें डिपॉजिटर का तो नुकसान हो जाएगा ना। तो ये आरबीआई को देखना होता है कि बैंक डिपॉजिटर का इंटरेस्ट ना बर्बाद करें। कोई भी शेड्यूल बैंक हो सकता है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स भी हो सकते हैं, आरआरबीज भी शेड्यूल हो सकते हैं। बहुत सारे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं वो शेड्यूल्ड हैं, जैसे एक दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है हमारे पास यहाँ पे, दिल्ली एसटीसीबीएल हम लोग शॉर्ट में उसे बोलते हैं। दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एक शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। जितने भी हमारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सॉरी महिंद्रा तो है ही नहीं, तो खाली कोटक बैंक रह गया, ये सब हमारे शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स हैं। जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो हमारे शेड्यूल भी हो सकते हैं, नॉन शेड्यूल भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी एज ऑन डेट दोनों ही तरह के कोऑपरेटिव बैंक एग्जिस्टेंस में हैं। जो हमारे पेमेंट बैंक्स हैं ये हमारे शेड्यूल बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये सब हमारे शेड्यूल बैंक्स हैं। तो शेड्यूल बैंक्स के पास जो सबसे बड़ा एक एडवांटेज होता है वो यही होता है जो भी हमने पीछे देखा था, कि उन्हें एमएसएफ के अंदर आरबीआई की लिक्विडिटी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, आरबीआई से उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। अब बैंक, हाँ, अब जो भी बैंक सेक्शन 2E सॉरी सेकेंड शेड्यूल में नहीं है वो हमारा नॉन शेड्यूल बैंक कहलाता है। अ बैंक दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई इज कॉल्ड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, ये बस इतना सा कॉन्सेप्ट था शेड्यूल बैंक का, बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। आगे देखते हैं आरबीआई की सब्सिडरीज। आरबीआई की बहुत सारी सब्सिडरीज है, पांच सब्सिडरीज हैं, जैसे डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड बीआरबी एनएमपीएल, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड रेबिट के नाम से हम लोग इसे बोलते हैं, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज इफ्टास, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब आरबीआईएच। जब पांचों सब्सिडरीज के बारे में अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या होता है।
सबसे पहली DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हम लोगों का जो भी पैसा होता है बैंक में, वो पैसा इंश्योर्ड होता है। कितना होता है? 5 लाख रुपए पर डिपॉजिटर पर बैंक। 5 लाख रुपए पर डिपॉजिटर पर बैंक हमारा पैसा बैंकों में इंश्योर्ड होता है। अगर बैंक किसी भी वजह से वर्स्ट कंडीशन में आके, मान लीजिए बैंक बंद हो गया, जैसे बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक आजकल बंद हो जाते हैं, RBI उनका लाइसेंस कैंसिल कर देता है या कोई उन पर रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, तो आपका 5 लाख रुपया तो उसमें कहीं नहीं जाएगा। पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए थी। मैं अभी स्लाइड को आगे ना बढ़ा के यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूँ। पहले लिमिट, सॉरी, पहले जो लिमिट थी इसकी वो 1 लाख रुपए थी। अब इसकी लिमिट 5 लाख कर दी गई है। ये कब करी गई है? अगर आप लोगों को ध्यान हो तो साल 2019 में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर RBI ने रोक लगाई थी। पूरी कंट्री में बहुत ज़्यादा हल्ला मचा था। उसके बाद से पार्लियामेंट में भी ये बात उठी कि ये 1 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस है तो बहुत सालों से चला आ रहा है। फिर एक एक्ट अमेंड हुआ DICGC का, और उस इंश्योरेंस की वैल्यू 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख की गई। DICGC 1978 में बना था। एक डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन थी और एक क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन थी। डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को हमने मर्ज किया क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन में। दोनों एक 1962 में बनी थी, एक 1971 में बनी थी। दोनों को मर्ज करके 1978 में DICGC बना दिया गया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और होली ओन्ड सब्सिडरी है RBI की। इसमें इनफैक्ट स्टाफ भी RBI का ही काम करता है। प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस कवर अप टू 5 लाख रुपए पर डिपॉजिटर। इफेक्टिव है 2020 से। अभी हमने जैसे कि बात की थी 2019 में जब PMC पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर रेस्ट्रिक्शन लगा, फिर पार्लियामेंट में एक्ट आया और 2020 से ये चीज़ इफेक्टिव हो गई। 2020 से पहले 1 लाख था, 2020 के बाद 5 लाख हो गया। सारे कॉमर्शियल बैंक, इनफैक्ट जो भी बैंक है, अगर नाम के आगे बैंक लिखा है तो उसके लिए मैंडेशन है DICGC का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना। कस्टमर पे नहीं करेगा, बैंक पे करेगा 5 लाख रुपए तक के लिए। उसके ऊपर तो फिर है ही नहीं इंश्योरेंस, बट बैंक DICGC का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा। प्रीमियम पेड एंटायरली बाय बैंक, नो डायरेक्ट कॉस्ट टू डिपॉजिटर। डिपॉजिटर को कोई डायरेक्ट कॉस्ट नहीं पड़ती। इनडायरेक्ट कॉस्ट आप कह सकते हो कि अगर वो ना दे, बैंक अगर ये चीज़ ना पे करे, या फिर अगर इसका कॉस्ट बैंक को ना भरना पड़े, तो मे बी बैंक आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करे, बट ये बहुत मिनिमल सा अमाउंट होता है कि वो नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। तो पूरा प्रीमियम बैंक ही पे करता है, कस्टमर को या डिपॉजिटर को इसकी कोई कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ती। DICGC अगर कोई भी बैंक का फेलियर होता है तो उसके 90 डेज के अंदर अंदर DICGC वो पैसा पे करेगा आफ्टर अ क्लेम रिसीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई बैंक, मान लीजिए अभी किसी दिन न्यूज़ में आता है कि RBI ने किसी बैंक पर रेस्ट्रिक्शंस लगाया या किसी बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया, तो वो बैंक, जो भी एंटिटी बची होगी बैंक के नाम पर, वो एक क्लेम फॉर्म होगी, हर कस्टमर का क्लेम फॉर्म भर के DICGC को भेजेगी। उसमें हर कस्टमर का एक ऑल्टरनेट बैंक अकाउंट नंबर लिखा होगा। DICGC हर कस्टमर के हिसाब से अप टू 5 लाख रुपए उस कस्टमर के बैंक अकाउंट में डाल देगी। अगर किसी इंसान का अमाउंट मान लो 10 लाख रुपए है तो उसे सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेगा। किसी का अगर 2.5 लाख रुपए है तो उसे 2.5 लाख ही मिलेगा। अप टू 5 लाख रुपए है, 5 लाख ही नहीं है, अप टू 5 लाख है। आगे देखते हैं। जो पहला क्लेम आया था वही जो PMC बैंक, मैंने अभी आपके आगे नाम लिया था, PMC बैंक का आया था, और लक्ष्मी विलास बैंक होता था पहले एक। तो इन बैंकों के फर्स्ट क्लेम आए थे 5 लाख की लिमिट वाले। आगे देखते हैं अब DICGC क्या इंश्योर करती है। जो भी डिपॉजिट्स हैं हमारे सेविंग्स में, फिक्स्ड में, करंट में, रिकरिंग में, इस तरह के जो भी डिपॉजिट्स हैं, वो सारा पैसा DICGC इंश्योर करती है, एक्सेप्ट द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिपॉजिट्स। इन डिपॉजिट्स को नहीं लेगी। कौन से डिपॉजिट्स हैं? जो फॉरेन, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के डिपॉजिट हैं उसको DICGC इंश्योर नहीं करेगा। इंटर बैंक डिपॉजिट, एक बैंक का भी दूसरे बैंक में अकाउंट होता है, अगर ऐसा कोई पैसा है तो वो भी DICGC इंश्योर नहीं करेगा। डिपॉजिट ऑफ स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स विद स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ये हमारा रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, बट इसे भी DICGC इंश्योर नहीं करेगा। एनी अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिपॉजिट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर अगर कोई डिपॉजिट बन रहा है उसको भी DICGC इंश्योर नहीं करेगा। Any amount which has been specifically exempted by corporation with the previous approval from Reserve Bank of India, मतलब कुछ पैसे के अंदर क्या होगा,
मान लीजिए आपका किसी बैंक में अकाउंट है, वो बैंक फेल हो गया किसी भी वजह से और आपका केवाईसी नहीं हो रखा है। बैंक आपको बोल रहा है कि आप केवाईसी करा लो, केवाईसी करा लो, आप नहीं जा रहे हो, आप बैंक भूल गए, आपने अपना नंबर भी चेंज कर लिया, आपने अपना घर भी बदल दिया, अब वो पैसा आपको डीआईसीजी से ऐसे केसेस में नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये एक करेंसी प्रेस है, आरबीआई की करेंसी प्रेस है, 1995 में बनाई गई थी। तो पहले क्या होता था कि मान लो आरबीआई को रुपए चाहिए, आरबीआई को मतलब नोट प्रिंट कराना है मार्केट में भेजने के लिए, क्योंकि फ्रेश करेंसी सप्लाई करना भी आरबीआई का काम है। दो प्रिंटिंग प्रेस थी जो सरकार के अंडर आती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। आरबीआई अपना इंटरनल प्रोसेस करेगा, एनालिसिस करेगा, फिर सरकार को बोलेगा कि जी हमें इतने लाख या इतने करोड़ रुपए हमें चाहिए प्रिंट कराने, 100 के इतने नोट, 500 के इतने नोट। फिर सरकार अपना प्रोसेस करेगी, फिर सरकार की प्रिंटिंग प्रेस पर जाएगी। तो इस सब में क्या होता था ना, कई बार डिले आ जाता था। तो उस डिले को दूर करने के लिए आरबीआई ने बोला कि हम अपनी ही एक कंपनी बना लेते हैं। तो उस चीज़ के लिए 1995 में कंपनी बनी, हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में। और जो प्रिंटिंग प्रेस है, दो प्रिंटिंग प्रेस हैं इसके अंदर, एक मैसूरू में और एक सलबोनी में। मैसूरू कर्नाटका, सलबोनी वेस्ट बंगाल। दो प्रिंटिंग प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की हैं, एक मैसूरू में और एक सलबोनी में। अब ये बैंक नोट आरबीआई के बिहाफ पे प्रिंट करती हैं, 10 रुपए से लेके 2000 रुपए तक। अब तो खैर 2000 रुपए का नोट बंद हो गया है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे कट कर देते हैं, अब ये 2000 रुपए का नहीं है। तो अब ये 10 रुपए से लेके 500 रुपए तक का जो नोट है, ये भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू आरबीआई प्रिंट कराता है। दो हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है जो कि इंडिया की अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70% करेंसी की डिमांड को फुलफिल करती हैं। सबसे ज़्यादा इंडिया के नोट कहाँ प्रिंट हो रहे हैं? बीआरबी एनएमपीएल के थ्रू। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SPMCIL। ये नोट भी बनाती है, कॉइन्स भी मिंट करती है। जो मैं पीछे कॉइन्स के आगे टर्म यूज कर रहा था मिंटिंग, वो यही है। SPMCIL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, BRB NMPL रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। BRB NMPL और SPMCIL ये मिला के पूरे इंडिया की 100% नोट प्रिंटिंग को मैनेज करते हैं, बट मेजॉरिटी जो नोट प्रिंटिंग है वो BRB NMPL के थ्रू होती है। BRB NMPL नोट प्रिंट करने के साथ साथ नोट का डिस्ट्रक्शन, पेपर का इंपोर्ट या जो इंक सप्लाई की लॉजिस्टिक्स है उसे भी मैनेज करता है। तो ये सारा काम BRB NMPL का है। अगला देखते हैं। आगे आता है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रेबिट जिसे हम लोग बोल रहे थे। 2016 में आरबीआई ने एक कंपनी स्टैब्लिश करी थी रेबिट नाम की। हेडक्वार्टर था इसका नवी मुंबई में। एग्जाम में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, कब स्टैब्लिश की गई ये भी पूछा जा सकता है, कहाँ पे हेडक्वार्टर है ये भी पूछा जा सकता है। ओनरशिप अगेन होली ओन सब्सिडरी है आरबीआई की। ये क्या करती है? जो भी आरबीआई को फाइनेंशियल सेक्टर को साइबर सिक्योरिटी, आईटी गवर्नेंस या डिजिटल रिस्क असेसमेंट की सर्विसेज हैं, वो काम करती है। ऐसा क्यों? आरबीआई ने बोला कि बाहर किसी प्राइवेट कंपनी से कराने से या प्राइवेट कंपनी को पैसा देने से अच्छा है हम अपनी एक कंपनी खोल लेते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में कॉन्फिडेंशियलिटी भी मैटर करती है। अब मान लीजिए किसी बैंक की कुछ ऐसे कस्टमर की डिटेल्स है जो किसी बाहर की कंपनी से लीक हो जाए, तो उसको टाइट कर पाना मुश्किल है, उस लूप होल को टाइट कर पाना मुश्किल है। अब इजी हो जाएगा क्योंकि अब डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आ रहा है, बट उससे पहले क्या था? आरबीआई ने अपनी ही एक होली ओन सब्सिडरी बना दी। उसका काम था टू प्रोवाइड साइबर सिक्योरिटी, आईटी गवर्नेंस एंड डिजिटल रिस्क असेसमेंट सर्विसेज टू आरबीआई एंड द फाइनेंशियल सेक्टर। डेवलप्स रेगटेक एंड सूपटेक। जो रेगटेक एंड सूपटेक है इसका मतलब है रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी एंड सुपरवाइजरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये रेगटेक और सूपटेक सॉल्यूशंस देता है रेगुलेटरी डेटा कलेक्शन के लिए और सुपरविजन के लिए। कौन? रेबिट, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये ऑपरेट्स करता है इंटीग्रेटेड मार्केट सर्विलेंस सिस्टम फॉर फ्रॉड डिटेक्शन, IMSS नाम से। इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि आरबीआई फ्रॉड डिटेक्शन के लिए IMSS यूज करता है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड मार्केट सर्विलेंस सिस्टम। रेबिट ने डेवलप किया है आरबीआई का कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS, आरबीआई का रेगुलेटरी रिपोर्टिंग पोर्टल। तो आपको अगर कोई बैंक के अगेंस्ट बैंकिंग ओम्बड्समैन वाली कंप्लेंट करनी होती है तो आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट करते हो। वहाँ पे एक CMS होता है आरबीआई का जिसमें आपकी कंप्लेंट जाती है।
वो रेबिट ने डेवलप किया है। ऐसे ही रेगुलेटरी रिपोर्टिंग पोर्टल है जिसमें बैंक अपनी अलग अलग तरह के फाइनेंशियल रिटर्न्स अपलोड करते हैं या अपनी फाइनेंशियल डेटा भेजते हैं जो भी उनकी रेगुलेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से है। तो वो ऐसे नहीं कि आरबीआई कोई कागज़ पे लिख कर दे दिया जी मेरा डिपॉजिट इतना है, लोन्स इतने हैं, इन्वेस्टमेंट इतना है, नहीं, एक प्रॉपर फॉर्मेट में रेगुलेटरी रिपोर्टिंग पोर्टल पर ये चीज़ पब्लिश की जाती है। नेक्स्ट हम लोगों के पास है RBIH, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब, या फिर RBI इनोवेशन हब, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, सॉरी। 2021 में इसको स्टैब्लिश किया गया, अभी रिसेंट ही है। हेडक्वार्टर्स इसका बेंगलुरु में है। ओनरशिप अगेन होली ओन्ड सब्सिडरी है RBI की। क्या करती है? फिनटेक प्रमोट करती है, डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करती है और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर आती है। सैंडबॉक्स सपोर्ट, मेंटरशिप, फंडिंग टू स्टार्टअप वर्किंग ऑन रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी, AI एंड ब्लॉकचेन। तो अब AI इतना ज़्यादा आ रहा है कि उन सबको जो सैंडबॉक्स सपोर्ट है या फिर जो स्टार्टअप को सपोर्ट करना है वो भी RBIH ही करता है। तो जो इनोवेटिव नई नई चीज़ें आ रही है ना फाइनेंशियल सेक्टर में, फिनटेक के अंदर, RBIH उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, उस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। ऑर्गेनाइजेज सवनारी टेक स्प्रिंट, है ना, एक वुमेन लेड फाइनेंशियल इनोवेशन है, सवनारी टेक स्प्रिंट, और एक हर पेमेंट डिजिटल मिशन। ये 2 मिशन RBIH ने ऑर्गेनाइज करे हैं। इसका एम क्या है? टू मेक इंडिया अ ग्लोबल फिनटेक हब अंडर पेमेंट विजन 2025, ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवन एवरीवेयर एवरी टाइम, ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन एवरीवेयर एवरी टाइम। ये इसका विजन एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, अभी भी और आगे आने वाले टाइम में भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट हमारे पास आती है इफ्टास, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। RBI की 5th होली ओन्ड सब्सिडरी है ये। 2015 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ओनरशिप अगेन होली ओन्ड सब्सिडरी है RBI की। सेक्शन 8 के अंदर इसे नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी रजिस्टर किया गया है, मतलब ये एक सेपरेट कंपनी है, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। इसका काम पैसा कमाना नहीं है, इस कंपनी का काम। इट इज इसको मैं रब कर दूं जरा। इट इज प्रमोटेड बाय IDRBT हैदराबाद। IDRBT होता है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर्स है। तो IDRBT ने इसको प्रमोट किया है। 2 फरवरी 2015 को ये इनकॉर्पोरेट हुई थी टू कंसोलिडेट एंड ऑपरेट क्रिटिकल IT इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडियन बैंक्स। इसका काम था IT इंफ्रास्ट्रक्चर को कंसोलिडेट और ऑपरेट कराना, जो बहुत ज़्यादा कुछ क्रिटिकल चीज़ें थी, उन चीज़ों को, उसके लिए इफ्टास बनाई गई। इसने कुछ कंपनीज थी जैसे इफीनेट, SFMS और इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड IBCC, ये IDRBT की सर्विसेज थी या उनके ऑपरेशंस थे, उसको टुक ओवर करने के लिए एक अलग कंपनी बना दी गई। वरना क्या था, IDRBT के ऊपर इतना ज़्यादा लोड हो गया था कि IDRBT में भी मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो इन ऑपरेशंस को अलग करने के लिए एक अलग कंपनी बनाई गई ताकि उनका पूरा फोकस सिर्फ इन ऑपरेशंस पर रहे। 1 अप्रैल 2016 से इट फंक्शंस अंडर द ओवरऑल RBI सुपरविजन टू एंश्योर सिक्योर, स्केलेबल एंड इंटरऑपरेबल फाइनेंशियल टैक्स सिस्टम फॉर बैंकिंग कम्युनिटी। वही RBI के सुपरविजन के अंदर ये काम करती है। की फंक्शन क्या है इफ्टास के? इफीनेट, इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, ये एक क्लोज यूजर कम्युनिकेशन बैकबोन है जो कि RBI बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कनेक्ट करता है। इफीनेट, इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। SFMS होता है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है इंटर बैंक और इंट्रा बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए। जो हमारी NEFT RTGS होती हैं बेसिकली उसके लिए, या जो हमारा, अब आप किसी भी बैंक के ATM से जाके किसी भी बैंक के ATM को यूज़ करके आप पैसा निकाल लेते हैं, उन सब चीज़ों के लिए, जैसे ATM स्विच वगैरह हो गया, तो उसके पीछे जो टेक्निकल सपोर्ट है ये सब उन चीज़ों के नाम है। इफीनेट हो गया या फिर SFMS हो गया, IBCC, इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड, ये एक सेंट्रलाइज क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस देता है बैंक्स को फॉर कोर बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशंस। आई थिंक इसमें इतना ही है। एक ये और आप लोग नोट कर लीजिए, फिनटेक और साइबर सिक्योरिटी सपोर्ट, ये भी इफ्टास देता है। इट इम्प्लीमेंट रेजिलियंट, कंप्लायंट एंड स्केलेबल डिजिटल पेमेंट आर्किटेक्चर अक्रॉस द बैंकिंग नेटवर्क। यहाँ पे हमारा RBI का पूरा एक लेक्चर खत्म होता है। इसके अलावा RBI से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो ये कि RBI के गवर्नर सर कौन है? संजय मल्होत्रा सर हैं। RBI के 4 डेप्यूटी गवर्नर कौन है? अब क्योंकि ये कभी भी चेंज हो सकते हैं, कोई भी कभी भी इनमें चेंज हो सकता है, या फिर RBI के जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, MSF की जो वैल्यूज़ हैं कि कितना % है, ये अभी दिसंबर में मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसमें भी चेंज हो सकता है, उसको मैंने इस वीडियो में नहीं डाला है।
बाकी इस वीडियो के अलावा आई डोंट थिंक आरबीआई से रिलेटेड कोई भी ऐसा पॉइंट है जो हमने कवर ना करा हो। आप लोगों को फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरे को आप लोग यूट्यूब, इंस्टा, टेलीग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो की फुल पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।